जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कितनी ईएमआई नहीं देने पर बैंक कोर्ट जाता है और आपके खिलाफ केस फाइल करता है। जी हाँ साथियों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनका अभी अभी लोन डिफॉल्ट हुआ है या फिर उन्हें काफी टाइम हो चुका है लोन डिफॉल्ट करे हुए। तो उनके मैसेज मुझे आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में वो ये चीज पूछते हैं कि सर, सुनने में आ रहा है कि अब लोन कंपनीज या फिर बैंक बहुत ज्यादा केस कर रही है लोगों के ऊपर। कभी सेक्शन 25 का केस कर देती है, कभी चेक बाउंस का केस कर देती है, तो कभी फॉर्जरी का केस फाइल कर दे रही है। तो ऐसे में हमें कैसे पता लगे कि हमारे ऊपर कब केस हो सकता है, कितने महीने बाद बैंक हमारे ऊपर केस फाइल कर सकती है और आखिरकार इससे बचा कैसे जाए? ऐसा कोई तरीका है कि हम लोग बिना केस हुए रह सकते हैं? तो मैं आप लोगों को आज इसके बारे में प्रॉपरली सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। और साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, होम विजिट हो रही है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कोई नोटिस आया है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, इन सभी को रुकवाना चाहते हो, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या बैंक ने ऐसी कोई टाइमलाइन फिक्स कर रखी है कि भाई साहब इस टाइम के बाद बैंक या फिर एनबीएफसी आपके ऊपर केस फाइल करेगी ही करेगी। तो देखो, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एनपीए के बाद बैंक केस फाइल कर सकता है, मतलब 3 महीने के बाद उनके पास राइट आ जाते हैं कि वो केस फाइल कर देंगे। तो क्या 100% बैंक एनपीए के बाद आपके ऊपर केस फाइल कर देंगे? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। दरअसल 3 महीने से पहले वो लोग केस फाइल कर ही नहीं सकते चाहकर, ठीक है? अगर बैंक पूरी कोशिश भी कर ले, पूरा दम भी लगा ले, तो एनपीए से पहले आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जैसे ही आपका लोन एनपीए होगा वैसे ही बैंक घोड़ी पे सवार होकर आपके ऊपर केस फाइल कर देगा। केस फाइल सिर्फ 2 सिचुएशंस में होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ आज, ठीक है? और दोनों ही जो सिचुएशन होंगे ना, उनमें कस्टमर की बहुत ज्यादा गलती रहती है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, केस फाइल बैंक कब करता है? आपको क्या लगता है कि केस फाइल करने से बैंक को उसका पैसा मिल जाएगा? जी नहीं। केस फाइल करने के बाद भी 2 ही सिचुएशन होती है कि अगर कस्टमर के पास पैसा होता है सेटलमेंट करने लायक, तो वो लोग कोर्ट में बात करके आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं, जो भी 10, 20, 15%, 30% में हो जाती है उनकी सेटलमेंट, और उनका केस रफा रफा दफा हो जाता है, ठीक है? अगर कस्टमर के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होगा तो वो सिंपली उस केस को लड़ेगा, आगे जाके बेल लेगा और डेट पे अपने लॉयर को भेज के उस केस को चलने देगा। जैसे मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ, मेरे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी मुझे बताई थी कि उनका जो लोन डिफॉल्ट है वो 2020 में हुआ था, कोरोना काल में। उनकी एक फैक्ट्री थी, लॉकडाउन लगने के कारण उनकी फैक्ट्री में काम होना बंद हो गया, उनके ऊपर लोन पे लोन चढ़ गया, उनकी जो मशीन्स वगैरह थी वो भी लोन पे थी, तो बैंक ने वो सब भी ले लिया, ठीक है? लेकिन जो अनसिक्योर लोन था उनमें से किसी ने चेक बाउंस का केस फाइल करा, एक बैंक ने पर्टिकुलर, नाम नहीं लूंगा उसका। अब उस पर्टिकुलर बैंक ने 2020 में जो उनके ऊपर केस फाइल करा चेक बाउंस का। आज 2026 हो गई है शुरुआत, मार्च चल रहा है, ठीक है? बट अभी तक, ठीक है, उस केस के अंदर कुछ नहीं हुआ, डेट ही बढ़ती है आगे चल के, ठीक है? क्योंकि देखो, जज को भी पता है, सामने वाले लॉयर को भी पता है और बैंक को भी पता है कि कस्टमर के पास अभी सेटलमेंट करने के भी पैसे नहीं है, समझ लो। तो वो केस को चलने देगा, क्योंकि एक साल के अंदर कुल मिला के जहां तक उम्मीद है, या 3 या मुश्किल से 3 डेट पड़ती है। अगर हम 3-3, 4-4 महीने की भी पकड़ लें तो 3 ही डेट मुश्किल से साल भर के अंदर पड़ती है। तो वो अपने लॉयर को भेज के उसको रफा-दफा करवा लेते हैं, जो भी होता है, आगे डेट ले लेते हैं, समझ रहे हो? अब फिर बैंक केस करता क्यों है? अब क्लियरली आप लोगों को बताता हूँ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अनसिक्योर लोन के केस में चाहे आपका किसी भी एनबीएफसी से लोन हो या किसी भी बैंक से लोन हो, ठीक है? 95% चांस है कि आप पे कोई केस ऐसे भी नहीं होगा किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि बैंक ज्यादातर केस फाइल करता ही नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका 5 लाख रुपए का लोन है, ठीक है? अब बैंक में मैंने ईसीएस दे रखा है तो बैंक इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई साहब, अगर बैंक ने केस फाइल कर भी दिया तो पहले तो उसका वहां पर बहुत खर्चा होगा उनकी लीगल फर्म में और केस फाइलिंग वगैरह में, फिर पर डेट के हिसाब से खर्चा होता है। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि भाई साहब वो केस जीत जाएंगे और उनको उनका पूरा पैसा मिल जाएगा। उनको भी पता है कि बंदा आएगा, यहाँ पर बातचीत करेगा, सेटलमेंट हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं रिकवरी के अंदर, ठीक है? रिकवरी में, सेटलमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, सिंपली बात है। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि सर फिर तो ये 100% केस नहीं करते होंगे। देखो, ऐसा भी नहीं है, एक लीगल सिस्टम बना है तो उसको फॉलो करना पड़ता है उनको। वो लोग इसीलिए, अगर 100 लोन डिफॉल्ट हुए हैं, मैं आपको मोटा मोटा आंकड़ा बताता हूँ, ठीक है?
अगर 100 लोगों ने लोन डिफॉल्ट करा है तो वो लोग सिर्फ 5 लोगों पे या 3-4 लोगों पे केस फाइल करेंगे, ठीक है? और ज्यादा लोगों पे केस फाइल नहीं करेंगे, समझ रहे हो? और 95% बंदे बिना केस के अपने लोन की सेटलमेंट करवाएंगे, लोन की सेटलमेंट भी नहीं करवाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं उनके ऊपर, समझ रहे हो? ऐसा क्यों होता है? पता है उन्हें कि यार वहां गए, वहां पर पैसा भी अपना लगना है और उसके बाद केस हमारा वो भी हो जाएगा रफा दफा, मुझे पता है टाइम बर्बादी होगी इनके यहाँ पहले तो आपने सोचो लोन डिफॉल्ट करा है, आप उन्हें एक तरीके से उनका पैसा मर चुका है, उनको ही पता है, ठीक है, कि 5 लाख रुपए मेरा मर गया, ठीक है, ऊपर से वो उसके ऊपर 50,000 रुपए और खर्चा करेंगे, ऐसा तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन लीगल सिस्टम फॉलो करना है तो इसीलिए उनको 5% लोगों पे केस फाइल करना पड़ता है, ठीक है। अब बीच में एक न्यूज आई थी, कुछ मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा था कि सर एक पर्टिकुलर एनबीएफसी है, ठीक है, ईएमआई, उसको अगर हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे ना तो वो नाम है उसका, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों पे केस फाइल कर रही है, ठीक है। और ये थोड़ी सच्चाई भी है, मैं आप लोगों को अब इसका ब्रेक डाउन बताता हूँ। मैं जिस कंपनी का नाम ले रहा हूँ ना, सिंपली किस्त समझ जाओ, ठीक है ये है नाम। अब उसमें केस फाइल हो क्यों रहा है, देखो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ऐप से आपने लोन लिया है ना वो कभी केस फाइल नहीं करेगा, ठीक है, वो केस फाइल नहीं करता, केस फाइल करता है लेंडर। अब डिपेंड करता है कि आपका लेंडर कौन है, ठीक है। अगर आपका लेंडर वो है जो ज्यादा केस फाइल करता है तो हुआ आपके चांसेस है कि आपके ऊपर केस फाइल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका लेंडर ऐसा है जो कि केस फाइल बिल्कुल नहीं करता तो वो बिल्कुल भी केस फाइल आपके ऊपर नहीं होंगे, समझे। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, मुझे भी मैसेज कर रहे थे कि सर ये कंपनी तो बहुत केस फाइल कर रही है। अब मैंने उसमें ना एक चीज कॉमन नोट करी है, मेरे भी क्लाइंट जो बहुत सारे हैं उनके पास भी उस जगह से लोन है, ठीक है, उस एनबीएफसी से पर्टिकुलर। लेकिन हो क्या रहा है कि उनके ऊपर नहीं हो रहा केस, कई लोगों के ऊपर और कईयों के ऊपर हो रहा है। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि उनके लेंडर अलग है और इनके लेंडर अलग है, खाली ऐप का नाम सेम है। ऐप का नाम ऐसे सेम है कि वो बीच में दलाल है, सिंपली अगर कहा जाए तो, ठीक है। लोन प्रोवाइड करने वाला, पैसा देने वाला कोई और है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन लेंडर है। अब इसको भी मैं बहुत आराम तरीके से बता देता हूँ। कई लोग ये बोलते हैं कि सर केस हो गया, अब मेरे को केस पे जाना नहीं है, सीधी सी बात है। और ये जो ऐप है ये बोल रहा है कि हम सेटलमेंट नहीं करते। तो जैसे किस्त, अब मैं नाम ही ले लेता हूँ, चलो ठीक है, किस्त ऐप सेटलमेंट नहीं करता। तो मैं आप बता देता हूँ आप लोग गलती क्या कर रहे हो। आप लोग जब रीच आउट करते हो ना तो किस्त को रीच आउट कर रहे हो। भाई किस्त ने कोई पैसा नहीं दिया आपको, ठीक है, पैसा दिया है लेंडर ने, ठीक है। और लेंडर ही सेटलमेंट करेगा, लेंडर ही सेटलमेंट का ऑफर निकालेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई मेल कर रहे हो, सेटलमेंट की बात कर रहे हो, तो लेंडर से बात करो सेटलमेंट की, और लेंडर को ही मेल करो, ना कि किस्त के पीछे पड़ो। वो सेटलमेंट कर ही नहीं सकता चाहकर भी, समझ रहे हो। तो आप लोग लेंडर को, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, नावी था, ठीक है, नावी में भी ये दिक्कत होती थी, उसमें भी लेंडर की प्रॉब्लम थी, ठीक है। बहुत सारी प्रीफेयर हो गया, उसमें भी लेंडर की प्रॉब्लम होती है। क्रेड हो गया, क्रेड भी चाहे तो सेटलमेंट नहीं कर सकता, उसमें भी लेंडर ही सेटलमेंट करेगा। जैसे आईडीएफसी बैंक होता है क्रेड का सेटलमेंट का, आईडीएफसी हो गया, या फिर क्या बोलते हैं हमारा क्रेडिट सेशन हो गया, ये सब होते हैं। तो वो लोग सेटलमेंट करेंगे, उनके पास पावर है सेटलमेंट लेटर इशू करने की, ना कि क्रेड के पास है, समझ रहे हो। तो आप लोगों को उतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर इन 5% में मैं ना आऊं, ऐसी कोई सिचुएशन है? तो हाँ है ऐसा। देखो अगर आप लोग टाइम टू टाइम, ठीक है, हर एक नोटिस का मतलब सेक्शन 25 के, चेक बाउंस के, या फिर फॉर्जरी के, यही 3 केसेस होते हैं, ठीक है। इन तीनों केसेस के आप लोग जो नोटिस आपको आते हैं और आप टाइम टू टाइम हर एक नोटिस का रिप्लाई करते हो और वहां पर सेटलमेंट की डिमांड रखते हो, तो आपके ऊपर केस होने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं। 1% की गारंटी तो देखो कोई नहीं ले सकता, लेकिन 99% चांसेस है कि आपके ऊपर कोई केस कभी भी फाइल नहीं होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, और कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर मेल किसको करें या फिर हम लोग नोटिस का रिप्लाई कैसे करें। तो भाई मेल आपको जो लेंडर होगा उसी को करना होगा ना। और नोटिस के रिप्लाई अलग अलग तरीके से बनते हैं, वो नोटिस देख के ही बताया जा सकता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा नोटिस आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे चेक करवा सकते हो, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। साथियों जय हिंद सभी भाइयों।